तो बच्चों, आज मैं ऑर्गेनिक का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लेके आया हूँ। बहुत ही बेसिक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स के रूल लेके आया हूँ। आज बहुत सिंपल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाएगा, किसी कंपाउंड्स के आईयूपीएसी में नंबरिंग हम किधर से करेंगे, आज हम छोटे छोटे टर्म के ऊपर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब हम लेके आएंगे तो उसमें और डिटेल से लेके आएंगे, बट आज हम आपको छोटे छोटे बेसिक टर्म्स है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, आपको पता होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादातर हमारे पास क्या होते हैं, कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन को ही लिखते हैं हम लोग। तो जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ होता है उसको हम लोग सिर्फ हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन या फिर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 3 मेथड से। पहला है कंप्लीट फार्मूले के द्वारा, ठीक है। पहला है कंप्लीट फार्मूले के द्वारा, हम उसमें क्या होगा, जो जो कंपाउंड्स हैं उनका पूरा का पूरा कंप्लीट फार्मूला लिखेंगे। दूसरा कंडेंस फार्मूला होगा और तीसरा बॉन्ड लाइन फार्मूला होगा। जैसे मैं बात करूं अगर कंप्लीट फार्मूले का, जैसे अगर हमें क्या करना है, C3H8 यानी कि हमें प्रोपेन को दिखाना होगा। ये तो सब लोगों को पता होगा कि ये प्रोपेन होता है, क्योंकि अगर हमें प्रोपेन को दिखाना होगा तो हम कैसे दिखाएंगे कंप्लीट फार्मूले के रूप में, 1 2 3 8 हाइड्रोजन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब हम इसमें सारे बॉन्ड को दिखाएंगे। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अगर कोई और कंपाउंड होगा तो उसके बॉन्ड को भी हम लोग पूरे दिखाएंगे। मान लेते हैं हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, इसको इसके साथ हमने लगा दिया ये C डबल बॉन्ड OH लगा दिया, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा दिया, तो हम इसमें सारे के सारे बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लोग कंप्लीट फार्मूला बोलते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे कंपाउंड को लगा देंगे। ये किस तरह का होगा, C7 प्रोपोनिक एसिड हो गया, इसको इसको हम बोल सकते हैं प्रोपोनिक एसिड। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सारे के सारे बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हम सारे के सारे बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट फार्मूला। कंडेंस फार्मूला क्या होगा, कंडेंस फार्मूला में हम सिर्फ बॉन्ड को हटा देंगे। बॉन्ड को हटा देंगे तो कैसे दिखेगा, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3, तो इसको हमने 3 हाइड्रोजन लगा दिया। उसके बाद इसके बाद एक कार्बन आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में चलेंगे हम लोग, सिर्फ कार्बन कार्बन के पास जाएंगे हाइड्रोजन को। उसके बाद इस कार्बन के पास आएंगे, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हमने CH2 लगा दे। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी को प्रोपोनिक एसिड को ही हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोपोनिक ब्यूटेनिक एसिड को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्यूटेनोइक एसिड को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब इस तीसरे कार्बन पे आते हैं, 1 1 2 3 4, तो हम लोग चौथे कार्बन को देख लिया, तीसरे कार्बन को। अब दूसरे कार्बन पे आ रहे हैं, तो दूसरे कार्बन के पास भी क्या है, दूसरे कार्बन के पास भी हमारे पास क्या है, CH2 है, CH2 है। फिर हमारे पास क्या है, COOH है, ये। तो हम इसमें कंडेंस फॉर्म में क्या करते हैं, बॉन्ड लाइन को नहीं रिप्रेजेंट करते, ये जो बॉन्ड है ये नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसमें मान के चलते हैं कि जो कार्बन दिख रहा है, यहाँ पे जो कार्बन दिख रहा है, उस कार्बन की बैलेंसी करने के लिए उसकी साइड में जो भी एलिमेंट होंगे वो उस कार्बन की बैलेंसी को कंप्लीट कर रहे होंगे, उस तरह से होंगे, हम उनको उस तरह से रिप्रेजेंट करके चलेंगे। तो कंडेंस फॉर्म में हम क्या करेंगे, बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते, बॉन्ड को क्लियरली शोन नहीं करेंगे, ठीक है। अब बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, अगर कहीं पे आपको फोल्ड दिख रहा होगा बॉन्ड या फिर फ्री दिख रहा होगा तो वहां पे हम कार्बन को ट्रीट करके चलेंगे। जैसे हमें इसी को ब्यूटेनिक एसिड को रखना हुआ है, तो ब्यूटेनिक एसिड में कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है, तो हम 1 2 3 हो गया। अब देखो, एक कार्बन यहाँ पे हो गया, कंसीडर करके चलेंगे। अगर जहां पे बॉन्ड शुरू हो रहा है, एक यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट पे एक कार्बन, इस टर्म यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, मतलब जहां जहां आपकी लाइन मुड़ रही है वो आपका क्या हो जाएगा, वहां वहां पे कार्बन रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब अगर हमने ये बनाया है तो इसका मतलब है कि कार्बन कहाँ कहाँ पे हैं, एक कार्बन यहाँ पे, दूसरा कार्बन यहाँ पे, तीसरा कार्बन यहाँ पे, चौथा कार्बन यहाँ पे। कार्बन और हाइड्रोजन को तो दिखाएंगे नहीं, कार्बन को हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि यहाँ पे है, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और एलिमेंट हुआ, जैसे ऑक्सीजन हो गया, तो हम इसको दिखाएंगे कैसे, यहाँ पे कार्बन नहीं है, यहाँ पे इस तरह से दिखाएंगे इसको, इस तरह से, ये डबल बॉन्ड O यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे OH, कार्बन को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी कि बॉन्ड लाइन में हमें क्या करना है, बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है सिर्फ। और
कार्बन को नहीं लिखना है ना तो हाइड्रोजन को लिखना है। इसके अलावा कोई और एलिमेंट हुआ तो हम उसको लिखेंगे, जैसे ये हो गया OH, मतलब इस वाले कार्बन से एक डबल बॉन्ड OH अटैच है, एक इधर OH अटैच है, एक तरफ डबल बॉन्ड O अटैच है, दूसरी तरफ OH अटैच है। यहाँ पे आएंगे तो इस कार्बन के पास, अब इसकी कार्बन के एक बॉन्ड दो बॉन्ड कंप्लीट है, बाकी ये 4 वैलेंसी होती है, तो 4 वैलेंसी में से 2 वैलेंसी कंप्लीट है, एक वैलेंसी यहाँ पे हो गई, एक वैलेंसी यहाँ पे हो गई, तो ये हाइड्रोजन है इसके दो तरफ। ठीक है, अगर बाई द वे कोई और फंक्शनल ग्रुप मान लो कोई और सब्स्टिट्यूएंट हो जाता, क्लोरीन ही होता, तो हम उसको ऐसे डंडे से दिखाएंगे, बॉन्ड से दिखाएंगे उसको क्लोरीन को, लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन को नहीं दिखाएंगे। कार्बन को हम मानेंगे कि हर फोल्ड पे है और हर टर्मिनल पे है। ठीक है, उसके अलावा और कोई एलिमेंट होगा तो हम इसको बॉन्ड लाइन में दिखाएंगे। तो इस तरह के फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड लाइन। तो होप सो जैसे अब मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ आपको, पहले बॉन्ड लाइन को रफ समझने की कोशिश करिए। जैसे ये हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 और यहाँ पे हमने CH3 लटका दिया इस तरह से। अब ये कौन सा है, तो ये एक तरह से अब इसको हम बोल सकते हैं कंप्लीट फार्मूला है, क्योंकि इसमें बॉन्ड भी दिख रहा है, कंडेंस फॉर्म में भी। तो ये हमारा क्या है, एक तरह से कंप्लीट फार्मूला है, कंप्लीट फार्मूले के रूप में। अब इसी को हमें क्या करना है, बॉन्ड फॉर्म में दिखाना है। तो ये 1 2 3 4 5 हमारे स्टेट में 5 है, तो 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया, यानी कि एक कार्बन यहाँ पे, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये 4 कार्बन हो गए। अब देखो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये हमारा 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड कर दिया इस तरह से। उसके बाद 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5वां कार्बन हो गया। दूसरे कार्बन हमें क्या लटका रहा है, CH3, तो दूसरे कार्बन पे हमने इस तरह से लटका देंगे, या इसको ऊपर कर लो तो ज्यादा सही रहेगा, यहाँ पे इस तरह से कर दो। तो ये हो गया आपका कंप्लीट कंडेंस स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोल देंगे। अब इसको अगर हमें कंडेंस फॉर्म में दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे, तो इस कार्बन के दो तरफ क्या है हमारा, CH2 है, तो इस कार्बन के दो तरफ CH2 लिखेंगे, यहाँ पे CH लिख देंगे, यहाँ पे CH2 लिख देंगे, और यहाँ पे CH3 लिख देंगे, ये बॉन्ड है इस तरह से। ये इसका कंडेंस फॉर्म हो गया। ये मतलब आपको क्या काम करना है, डबल बॉन्ड भी दिखेगा नहीं यहाँ पे, आप इस तरह से आप कंसीडर करके चलोगे कि इस कार्बन के राउंड में दो, एक CH3 इधर है, एक CH3 इधर है। अब यहाँ पे एक CH लेके चलोगे, यहाँ पे मान लो कहीं पे एक H लगा दिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दो हो गया, अब यहाँ पे CH3 हो गया। अगर कहीं पे कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी तो वहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन के 3 बॉन्ड हो रहा है, यहाँ पे भी, यानी कि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड रहा होगा ये, या कहीं कहीं आपको कंडेंस फॉर्म में डबल बॉन्ड दिखा देगा कि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ये कंडेंस फॉर्म हो गया, जिसमें हम बॉन्ड को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम एक साथ क्या करेंगे, चिपका कर देंगे, तो वो हमारा कंडेंस फॉर्म हो गया। बॉन्ड लाइन में सिर्फ हम बॉन्ड लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, जहां जहां कुछ नहीं होगा, टर्मिनल पॉइंट, जैसे ये टर्मिनल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट, यहाँ पे हम कार्बन को कंसीडर करके चलेंगे कि यहाँ यहाँ क्या है, कार्बन है। ठीक है, अब उस कार्बन के उसके अलावा कोई और कंपाउंड होगा तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसी को रिप्रेजेंट करना होता, CCH, ये हो गया Cl। ठीक है, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2, ये इसी को बॉन्ड लाइन के में रिप्रेजेंट करना होता। तो कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ पे 1 2 1 2, यहाँ पे 2 पे Cl लटक रहा है, यहाँ पे Cl कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, बस ये रिप्रेजेंटेशन हो गया बॉन्ड लाइन के रूप में। तो इस तरह से हम लोग बॉन्ड लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम जब भी आपको IUPAC नोमेनक्लेचर देता है करने के लिए, तो ज़्यादातर हमको कंपाउंड बॉन्ड लाइन के फॉर्म में देगा, या तो कंडेंस फॉर्म के देगा, कंप्लीट फार्मूले के रूप में बहुत रेयरली देता है, कभी कभार दे दिया तो दे दिया, वरना हमेशा जैसे देगा तो हमें कंडेंस फॉर्म में देगा, कंडेंस फॉर्म में फार्मूले देता है, या फिर बॉन्ड लाइन के रूप में देगा। तो आपको, मुझे लग रहा है कि ये तीनों मतलब समझ में आ गया, कंप्लीट फार्मूला, कंडेंस फॉर्म और बॉन्ड लाइन में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं रूल के ऊपर, IUPAC नोमेनक्लेचर के बेसिक रूल के ऊपर। आज हम बहुत बेसिक रूल के ऊपर समझेंगे, क्योंकि अगर ये बेसिक रूल आपको समझ में आ गया तो बाकी अगर फंक्शनल ग्रुप कहीं पर अटैच किया रहेगा तो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से हम नोमेनक्लेचर लिखना सिखा देंगे कि फंक्शनल ग्रुप में आपको पहले नेमिंग करने आना चाहिए कि नेमिंग के रूल कैसे करते हैं।
अगर आपको ये छोटे छोटे टर्म आ गए बेसिक, तो बाकी तो करना आसान है। अब पहला रूल को समझिए कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। हमें फंक्शनल ग्रुप अगर है तो फंक्शनल ग्रुप को कंटेनिंग करते हुए, अदरवाइज फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को कंसीडर करना होगा। जैसे ये हमने देखा 1 2 3 4 5 6, दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सबसे ज्यादा लंबा चेन है। ये वाला हमारा सबसे ज्यादा लंबा चेन है ये, क्योंकि इसमें 8 कार्बन आ रहा है और इस वाले में 6 कार्बन आ रहा था। ठीक है, तो ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा, तो इसको हम लेके चलेंगे। ये हमारा, अब नेमिंग अब इधर से करोगे कि इधर से करोगे इसका भी हम बताएंगे, बट अभी सबसे पहले क्या करोगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन पहचानोगे। दूसरा जैसे देखो, दूसरा रूल, इफ टू आर मोर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर देयर, सेलेक्ट द वन विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच। जैसे आप देखो इस वाले के, इसमें देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन, इसमें 7 कार्बन है। इसमें 1 2 3 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। तो सबसे लंबा इसमें 7 है, इसमें 8 है, तो सबसे लंबा चेन आपका ये मिल रहा है, तो आपका सबसे लंबा चेन ये हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, मैंने मान लो इसको हटा दिया, अब दोनों में सेम हो गया, तो अगर हम इसको लेके चलेंगे, इसको 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको लेके चल रहे हैं, तो इसमें ब्रांचिंग कितनी मिल रही है, एक एक ब्रांचिंग ये मिल रही है, 2 3 ब्रांचिंग मिल रही है। और अगर हम इसको लेके चल रहे हैं तो, इसको लेके चल रहे हैं तो हमें कितनी ब्रांचिंग मिल रही है, तो 1 2, देखो 1 2 3 और ये नीचे वाला एक पूरा 4, तो यहाँ पे हमको 4 वो मिल रहा है, ब्रांचिंग मिल रही है। और यहाँ पे हमको इस तरह से अगर हम लोग कर रहे थे तो 3 ब्रांचिंग मिली थी। तो दूसरा रूल है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, ज्यादा होता तो हम इसी को लेके चल देते, लेकिन अगर सेम है तो हम लोग इसको लेके चलेंगे, क्योंकि इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, और इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, इस वजह से हम लोग इसको रूल नंबर 2 के हिसाब से ये प्रीफर करेंगे। रूल नंबर 3, नंबरिंग स्टार्ट। अब नंबरिंग की बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट विश्व मैक्सिमम, विश्व फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, मतलब हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से हमें फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस दिखना शुरू होगा। जैसे जैसे आप देखो इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड को, अब नंबरिंग हम इधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की तरफ से अगर इधर जाएंगे तो 5, इधर जाएंगे तो 5, तो हमें सबसे ज्यादा लंबी चेन किस कार्बन की दिख रही है, 6 कार्बन की दिख रही है। तो अब या तो नंबरिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं इधर से, या तो नंबरिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं इधर से, 1 2 3 4 5 6, तो दोनों तरफ से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 2, तो हमें ब्रांचिंग सबसे पहले इधर से दिख रहा है, और इधर से 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस जो हमें यहाँ से दिख रहा है इधर से, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे। ठीक है, थर्ड रूल के हिसाब से नंबरिंग हम इधर से करना शुरू करेंगे। उसके बाद फोर्थ रूल में आते हैं, इफ द पॉइंट डिफरेंस आर सेम, मतलब फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस सेम है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो आप देखो यहाँ पे 1 2 3 तीसरे पे फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे 1 2 3 तीसरे पे फर्स्ट पॉइंट दिख रहे थे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, लोवेस्ट सम रूल लगाएंगे। तो अगर हम नंबरिंग इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो हमें कहाँ कहाँ ब्रांचिंग दिख रहा है, 3 पे दिख रहा है, 4 पे 2 ब्रांचिंग दिख रहा है, तो यहाँ पे टोटल सम कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। अब अगर नंबरिंग हम इधर से कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 3 पे 2 ब्रांचिंग दिख रही है और चौथे पे 1 ब्रांचिंग दिख रही है, तो इधर सम कितना आ रहा है, 10। तो हम लोवेस्ट सम रूल के हिसाब से नेमिंग हम लोग इधर से करेंगे, 1 2 3 4, तो ये वाला हट जाएगा, तो ये वाला हट जाएगा। ठीक है, इसको हम हटा देंगे, इस तरह से नेमिंग करेंगे इधर से। तो ये होता है चौथा, लोवेस्ट सम रूल लगाएंगे। पांचवा रूल कुछ समझिए, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अकॉर्डिंग टू ऑलवेज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, डोंट कंसीडर ड्राई एट ट्राई। हमेशा जब भी हम लोग नंबरिंग या अल्फाबेट का ऑर्डर लिखना शुरू करेंगे सब्स्टिट्यूएंट में, तो हम सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। जैसे हमने एक लिखा मिथाइल और एक लिखा इथाइल, मतलब अगर कहीं पे सब्स्टिट्यूएंट ये लगा हुआ है CCH3 सिर्फ, ये लगा हुआ है,
तो इसको हम लोग पढ़ते हैं मिथाइल, और ये लगा हुआ है C2H5 लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट में, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं इथाइल। तो देखो इसका ई आ रहा है, इसका एम आ रहा है, तो पहले हम इथाइल को लिखेंगे फिर मिथाइल को लिखेंगे। तो ये बोलने का मतलब। छठा पॉइंट, इफ द पॉइंट फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस एंड लोवेस्ट सम इज सेम, अगर फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस और लोवेस्ट सम सेम दिख रहा होगा तब आप फॉलो करोगे अल्फाबेटिकल आर्डर को। ठीक है, तब आप फॉलो करोगे क्या, अल्फाबेटिकल आर्डर को, और अल्फाबेटिकल आर्डर डिसाइड करेगा आपका किधर से नंबरिंग हमें करनी है। तो ये 6 बेसिक रूल हैं जिसमें आपको यूज करना पड़ेगा, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप हो जाए चाहे वो नॉर्मल फंक्शनल। तो फंक्शनल ग्रुप हो जाता है तो हम लोग नंबरिंग हमेशा क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप के साइड से शुरू करते हैं, या तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आ जाता है उधर से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे, किसके केस में, फंक्शनल ग्रुप के केस में। अब फंक्शनल ग्रुप में भी अगर 2 फंक्शनल ग्रुप हो गए तो उसकी प्रियोरिटी हम लोग आगे देखेंगे कैसे कैसे है, बट अभी जो है बेसिक रूल के हिसाब से आपको ये 6 रूल समझ में आया कि नहीं आया। इस 6 रूल के बिहाफ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कुछ उस क्वेश्चन को खुद ट्राई करिएगा। उसके बाद भी अभी हम लोग आगे और देखेंगे कि अगर ग्रुप के ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग आ गया तो कैसे करेंगे। ये जैसे ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग आ गया तो कैसे आप करोगे, तो इन सब का भी हम लोग आगे रूल अभी देखेंगे कि ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग आ गया तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग आ गया तो ब्रांचिंग की नंबरिंग हम लोग क्या करते हैं, जो कार्बन मेन चेन से अटैच होगा उसको हम लोग नंबर 1 देते हैं, उसके बाद नंबर 2 नंबर 3, उसके बाद वही ऊपर वाले रूल लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अगर ब्रांच के अंदर ब्रांचिंग आ गया तो अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया आप देखिए, जैसे यहाँ पे आप इधर नंबरिंग किधर से करोगे, इधर से नंबरिंग करना शुरू करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो रहा। अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 7। तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस किधर से दिख रहा है, इधर से 1 2 3 चौथे नंबर पे दिख रहा है, और इधर से फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस तीसरे नंबर पे ही दिख रहा है, तो हमारा नंबरिंग इधर से हो जाएगा, इधर से नहीं करेंगे हम लोग नंबरिंग इधर से कर देंगे, ये हमारा नंबरिंग पॉइंट हो जाएगा, ये वाला नंबरिंग कंसीडर कर लेंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा, कितने पे है, 3 पे मिथाइल है 5 पे इथाइल है, तो हम लोग लिखेंगे 5 इथाइल 3 मिथाइल, उसके बाद कितने कार्बन का चेन है, 8 कार्बन का, तो उसके लिए 8 के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑक्टेन। अगर ये सीरीज नहीं याद है तो मैं आपको लिखवा दूंगा कि 1 कार्बन के चेन को हम लोग मिथ पढ़ते हैं, 2 कार्बन के चेन को हम लोग इथ पढ़ते हैं। जैसे अगर किसी को नहीं पता है तो हम 1 कार्बन का अगर मेन चेन होगा तो उसके लिए मेथ यूज करेंगे, 2 कार्बन का होगा तो उसके लिए हम लोग इथ यूज करेंगे, 3 कार्बन का होता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोप, 4 कार्बन होगा तो उसके लिए यूज करते हैं ब्यूट, 5 कार्बन होगा तो उसके लिए यूज करते हैं पेंट, 6 कार्बन होगा तो उसके लिए यूज करते हैं हेक्स, 7 कार्बन होगा तो उसके लिए यूज करते हैं हेप्ट, 8 कार्बन होता है तो उसके लिए यूज करते हैं ऑक्ट, 9 कार्बन होगा तो उसके लिए यूज करेंगे नॉन, 10 कार्बन हो जाता है तो उसके लिए यूज करेंगे डेक। तो 10 तक ही ज़्यादा यूज होता है हमारे पास। अगर ये 1 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल, 2 कार्बन अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे इथाइल, 3 कार्बन यूज करता है तो उसके लिए प्रोपाइल यूज करेंगे। तो ये अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे तो हम इसका नोमेनक्लेचर ऐसे करेंगे, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं तो ये चीज़ें हो जाएगी। तो आप इसमें देखो कितने कार्बन थे, 8 कार्बन, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। ठीक है, अब दूसरे के नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, देखो आप 1 2 3 4 5 6 7। अब इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो आप इधर से देखो तो तीसरे पे फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट मिक्स रहा है, इधर से भी तीसरे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर इधर से इथाइल आता है तो इसलिए हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से मिथाइल आ रहा है, तो ये नहीं होता। अगर दोनों तरफ से फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट सेम आ रहा है तो आप उस केस में क्या यूज करोगे, लोवेस्ट सम रूल। ठीक है, क्या यूज करोगे, लोवेस्ट सम रूल। तो यहाँ से देखो 1 2 तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे 2 आ रहा है, एक इधर मिथाइल आ रहा है, एक इधर मिथाइल आ रहा है, तो 3 और 3 आ रहा है, और ये किस नंबर पे आ रहा है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 पे हो गया, तो ये 6 5 11 आ रहा है। अगर हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 भी आ रहा है, प्लस 4 5, 5 प्लस 5 2 5 पे 5 5 10 3 13, तो लोवेस्ट सम रूल के हिसाब से ये वाला आ रहा है, तो हम लोग इसको कंसीडर करके चलेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये वाला हमारा कंसीडरेबल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 ये।
तो अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, तो ये हो जाएगा 5 इथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिकल आर्डर पे करोगे, क्योंकि एक इथाइल सब्स्टिट्यूएंट है और 2 मिथाइल है, तो मिथाइल बाद में आएगा, इथाइल 5 इथाइल। अब 2 मिथाइल है तो 2 के लिए यूज करेंगे डाई, किस पे है 3 पे, तो 3, डाई मिथाइल, कितने कार्बन है 7 कार्बन, तो हेप्टेन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर। दूसरा हो गया। तीसरा के लिए आप आते हैं, तो तीसरा के लिए देखो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन आप कहीं से भी काउंट करोगे तो 5 कार्बन आएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, किधर से जब भी जाओगे आपको 5 ही कार्बन मिलेगा। उसके बाद आप देखोगे तो अगर इधर से भी काउंट करोगे 1 2 3, तो भी तीसरे नंबर पे ही आ रहा है, तो तीसरे नंबर पे ही क्या आ रहा है, इथाइल आ रहा है, तो 3, डाई इथाइल। जितने आएंगे सब्स्टिट्यूएंट उनके लिए, तो अगर एक कार्बन आ रहा है तो उसके लिए कुछ नहीं, 2 अगर आ रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट तो उसके लिए यूज करेंगे सेम सब्स्टिट्यूएंट, आ रहा होगा तो उसके लिए यूज करेंगे डाई, 3 आ रहा होगा तो ट्राई, 4 आ रहा होगा तो टेट्रा यूज करेंगे, लेकिन उनकी नंबरिंग भी लिखते हुए जाओगे। 3 पे ही आ रहा तो 3, 4 पे आ रहा होगा तो 4, 4। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर इथाइल आ जाता है, सेम इथाइल आ जाता, तो ये 4, 5 डाई इथाइल बोलते, फिर हम 4, 5 डाई इथाइल बोलते हैं हम फिर। ठीक है, तो इस तरह से करना होता है। तो ये हो गया 3, 3 डाई इथाइल, उसके बाद क्या हो गया 5 कार्बन है, ये हो जाएगा पेंटेन, तो ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ये चौथा आप देख लो, चौथा का नंबरिंग किधर से करोगे, 1 2 3 4, कहीं से भी करो 4 कार्बन है, तो देखो 2, 3 पे, 2 पे मिथाइल मिल रहा है, 3 पे मिथाइल मिल रहा है, तो 2, 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। इसी तरह से इसका देखो आप, तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कार्बन की सबसे लंबी चेन मिल रही है। अदरवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इधर से नंबरिंग ये हो गया। अब नंबरिंग किधर से करोगे, तो आप इधर से देखो 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, 6 7 8 9 10, तो 5 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, इधर से भी करने पे 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ से सेम आ रहा है। 5 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, 6 पे सब्स्टिट्यूएंट है, 5 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, 6 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। अब दोनों पे सेम आ रहा है, तो इधर से चाहे इधर से, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जिधर से अल्फाबेटिकल आर्डर में सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा उधर से, तो इथाइल सबसे पहले इधर से आएगा, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे, क्यों, क्योंकि इधर से ये इथाइल है, तो इथाइल पहले आ रहा है, तो किस पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 इथाइल 6 मिथाइल डेकेन, तो ये आपका नोमेनक्लेचर किस रूल से, इस वाले रूल से, 6 वाले रूल के हिसाब से। इफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस एंड लोवेस्ट सम रूल इज सेम, टाई, टाई मतलब कॉन्साइड कर गया, देन फॉलो द अल्फाबेटिकल आर्डर टू डिसाइड द नेमिंग ऑफ कंपाउंड, तो इस वाले रूल से आप करोगे। तो ये 6 बेसिक रूल्स आपको समझ में आए होंगे। सब्स्टिट्यूएंट वाला भी रूल कैसे आया होगा ये भी आपने बता दिया, मैंने बता दिया, एक तरह से रूल नंबर 7 की बात कर दिया मैंने, कि अगर आपके अंदर सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट मिल गया तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो अब सब्स्टिट्यूएंट की पहले नेमिंग करेंगे आईयूपीएसी की तरह, कि उस कार्बन को हम पहले ट्रीट करेंगे जो कार्बन डायरेक्टली कार्बन से अटैच होगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे लंबी चेंज कौन सी बन रही है, उस कार्बन को लेते हुए 1 2 और 1 2, दोनों तरफ से 2 बन रहा है, बाकी को जो होंगे सबसे लंबे चेन बनने के बाद बाकी हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करेंगे बाकी कार्बन को, तो उनका आईयूपीएसी नेम। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा आईयूपीएसी रूल लगा के हम उसकी नेमिंग करेंगे। तो होप सो आपने इस चीज़ को अच्छे से समझा होगा। अभी मैं और भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के रूल लेके आऊँगा, तो इसीलिए अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही और नए टॉपिक्स कॉन्सेप्ट के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।